नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सदन में संग्राम। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले सभा में सुधारों की बात करते हैं। यह है अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शायराना तंज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र में सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सदन में कार्रवाई है तो संग्राम भी है। सपा के सवाल हैं तो सीएम योगी का पलटवार भी है। सदन में खुद की उपलब्धियों का बखान तो दूसरे के शासनकाल की बखियां उधेड़ी जा रही हैं। पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं बल्कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने की राजनीति हावी है। सरकार जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अफसर चला रहे हैं। समाजवादियों के कराए कामों को योगी सरकार अपने नाम से प्रचारित कर रही है। गन्ना किसानों का भुगतान अब तक बकाया है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश के तमाम आरोप सुनकर सीएम योगी शायराना हो गए और शायरी में पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार के कारण आज यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। प्रदेश में कानून का राज है। यूपी चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई, लेकिन इसके पहले क्या होता था सब जानते हैं। यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार न होती तो चुनाव में हिंसा हो जाती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1,54,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया गया है। पहली बार है जब योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भाजपा सरकार ने 2017 में सत्ता में आते ही 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जबकि 2004 से 17 के बीच प्रदेश में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है। हमारी सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। देखिए, सदन में संग्राम होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि विपक्ष के पास बहुत सारी चीजें होती हैं कहने के लिए, वो कहेंगे, लेकिन पलटवार भी कहीं से कम नहीं पड़ता। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से किया वो तो समझ में आ रहा है। हकीकत क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारंभ हुए थे। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल ट्रिपल स्पीड से काम किया, उसके परिणाम भी आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया। यहां पे उंगली उठाई गई, खासतौर पर पुलिस के बारे में। क्या सच नहीं कि 2017 में 2016-17 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है उसमें 1.5 लाख से अधिक पुलिस के विभिन्न पदों के स्थान खाली पड़े हुए थे और वे सभी खाली पड़े हुए थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी वे रिटायर भी हुए होंगे, अब तक 1,54,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, जिसपे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई, तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी स्वच्छता और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। तो सदन में संग्राम है और पक्ष विपक्ष आमने सामने है। देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये देखा गया है कि उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है जिनसे विकास की बात हो, अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जाए, जनता से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं जो कनेक्ट होती हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने की जरूरत होती है। आप किस तरह का एक रोड मैप ला रहे हैं, किन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, किन चीजों पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। विपक्ष के पास भी बहुत सारी
सारी ऐसी चीजें होती हैं कि यदि कहीं परेशानी है तो वो निश्चित तौर पर उनका अधिकार है सवाल उठाने का। तो ऐसा ही सदन में संग्राम देखने को मिला। लेकिन एक बात हमेशा देखी गई है कि यदि सत्ता पक्ष कह दे कि हमने ये किया तो विपक्ष ये सवाल जरूर उठा देता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब ऐसे ही लेके बहुत सारे मुद्दे आज हैं, चाहे गन्ना किसानों की हम बात कर लें, हम रोजगार की बात कर लें। सरकार कह रही है कि हमने किया, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत क्या है और अभी की स्थिति अब क्या? अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, तो मुझे लगता है काम करने के लिए जनता ने मौका दिया है तो काम करना है। और बहुत सारी जगहों पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि मुद्दों के साथ साथ यदि वो कुछ कर सकते हैं या अच्छा बेहतर हो सकता है तो वो भी करें, ना सिर्फ अपन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कमियां निकालनी है, सहयोग भी होता है किसी चीज का। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दों पर आज जिस तरह से चर्चा हुई और सत्र चल रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बात आती है। अखिलेश यादव ने मुख्य रूप से जो सवाल उठाए हैं, मैं सवाल इसलिए भी ले रही हूं क्योंकि एक तो विपक्ष है, उनका अधिकार है सवाल उठाना, लेकिन जहां तक गन्ना किसानों के भुगतान की बात उन्होंने करी, सांप्रदायिकता को बढ़ाने की बात करी, जनप्रतिनिधि सरकार नहीं चला रहे, अफसर चला रहे हैं, ये इस तरह की जो चीजें कही गई हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और यदि वाकई में ऐसा कुछ है तो ऐसी कौन सी चीज हो गई है जिससे वो इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए राखी जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो श्री अखिलेश यादव जी 2020 मैच खेला करते थे इन्हीं अधिकारियों के साथ। और उसके बाद में अधिकारी कितनी सुनते थे, कितनी मनमानी करते थे, ये भी सबके सामने आया। और जनता ने जो 2022 के इलेक्शन हुए, इसके पहले 2017 के इलेक्शन हुए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक 2017 में काम करने का अवसर दिया और 2022 के इलेक्शन में जनता ने उस काम पर मोहर लगाई कि आपने अच्छा काम किया और एक बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भेजा। रही बात यह कि अखिलेश यादव जी के आरोप लगाने की, तो देखिए आरोप तो कोई भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब बजट सत्र था, बजट सत्र में चर्चा हो रही थी, चर्चा में किस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य जी का अपमान किया गया, वो एक डिप्टी सीएम को एक पूर्व सीएम किस प्रकार से लड़ाते हैं, किस प्रकार से रे बे तू की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी जनता ने देखा। और ऐसी भाषा किस लिए इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि वो जो उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, जनता जो संतुष्ट है, तो ये कहीं ना कहीं अपने समाजवादी गुंडों को, समाजवादी माफियाओं को एक संदेश देना चाह रहे थे अखिलेश यादव जी कि तुम लोग बिलों से बाहर निकलो और डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम नहीं डर रहे हैं, एक डिप्टी सीएम से हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, तो तुम लोगों को डरने की आवश्यकता है। तुम लोगों को तो आम जनता के बीच में और लोगों से टक्कर लेनी है। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार का संदेश और सोच करके आए थे अखिलेश यादव जी कि हमको क्या संदेश देना है, क्योंकि सदन की कार्रवाई को पूरा देश देख रहा था, तो अपने लोगों को एक संदेश देना था कि किस तरीके से लड़ना है और कहीं ना कहीं दबंगई गुंडई के बल पे अपनी ताकत को दिखाना है। जबकि एक विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, फिर विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, और फिर विधानसभा चुनाव के बाद में फिर क्या हुआ कि अभी एमएलसी चुनाव हुए, उसमें भी करारी हार मिली। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। आप देखिए, अगर चर्चा कर रहे हैं नौकरियों पे, समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 2.5 लाख नौकरियां दी गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई, और इस बार भी जो आवास है 50 लाख लोगों को आवास दिए गए। अभी जो पहला सत्र है, पहले वर्ष का 5 वर्षों में पंचवर्षीय जो योजना है, उसमें पहला जो वर्ष है, इसमें जनता को लगभग 5 लाख लोगों को आवास मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार ने की है बजट में। तो आप देखिए, चाहे 15,000 नलकूपों की व्यवस्था की है सरकार ने जिससे सिंचाई हो सके मुफ्त, लगभग 6,600 नलकूप पहले से उपलब्ध है, उनके कायाकल्प के लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया है किसानों को, जिससे कि जो नलकूप है, नलकूप के द्वारा जो सिंचाई की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन जो बिजली इस्तेमाल करके अपने प्राइवेट नलकूपों के द्वारा जो किसान सिंचाई कर रहा है, उस बिजली बिल पे भी 50% की छूट है, 50% ही बिल देना है। अगर किसी का 50,000 रुपए बिल है पूरे साल भर का, तो उसको 25,000 रुपए देना, 25,000 रुपए उसमें छूट है। तो सरकार बहुत सारे काम किसानों के लिए कर रही है। आप देखिए, जो महिलाएं थी हमारी, कह रहे महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है, 500 रुपए जो पेंशन थी उसको बढ़ा के
1000 रुपए किया गया। ठीक इसलिए बजट में भी प्रावधान जो 3600 करोड़ रुपए का था उसको बढ़ा के सीधे 7000 समथिंग करोड़ रुपए का कर दिया गया। बजट का भी प्रावधान से जस्ट डबल बढ़ाया गया। तो बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है, चाहे नौकरियों को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो। आप देखिए कि जो स्वयं सहायता समूह है उनकी भी संख्या बढ़ाने के लिए, उन पे काम करने के लिए एक बड़ा बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया, जिससे कि महिलाओं स्वरोजगार की तरफ बढ़े और स्वयं सहायता समूह के द्वारा सरकार उनकी मदद कर सके। तो तमाम सारे काम सरकार महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, किसानों का जो बीज है लगभग 100 लाख कुंटल बीज जो दिया गया, तो उसको सरकार बढ़ा करके 99.80 लाख मीट्रिक टन ये बीज पिछली बार दिया, ये इतनी खाद पिछली बार दी गई। इस खाद को बढ़ा करके लगभग 120 लाख मीट्रिक टन खाद का इस बार बजट रखा गया है कि इतनी खाद किसानों को उपलब्ध हो सके। चलिए, तो कहां पे किस चीज को दखल किया गया है? ठीक है, बीच में रुक रही हूँ, वापस आती हूँ। विवेक पांडे जी, बहुत सारे सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं, बहुत सारी बातें अभी केसी जैन जी भी बोल रहे हैं। परेशानी कहाँ आ रही है? सिर्फ इसलिए तो हो हंगामा नहीं है कि विधानसभा सत्र है तो पक्ष विपक्ष का झगड़ा होता ही है, आम बातें सिर्फ इसलिए ही करना है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे मंच को पहले तो सदैव धन्यवाद देते हुए मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जी को आदरणीय प्रणाम करते हुए केसी जैन जी को शुभाशीष देता हूं कि आप लोग इतने ज्वलंत विषय पे इस पैनल पे बैठने का आप लोगों ने मुझे सुअवसर दिया। देखिए, समस्या क्या है, पहले उस बात को समझना होगा। समस्या यह है कि सरकार पिछले 0.1 जिसको मैं शून्य कार्यकाल कहता हूं, उस कार्यकाल में लगातार सदन में मनमानी कर रही थी, मनमानी प्रस्ताव पास कर रही थी और विपक्ष कमजोर आंकड़ों में था। इस वजह से जितनी सामंतवादी मानसिकता से उन्होंने संचालन करना था, पूरी तरह से मनमानी करते हुए जहां जहां इनकी बहुमत की सरकार थी पूरी तरह संचालित किया। अब दूसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस बार उनकी मनमानियों को रोकने के लिए, सामंतवादी विचारधारा को रोकने के लिए एक सशक्त विपक्ष के रूप में लोग वहां मौजूद है सदन में, जो लगातार इनके किए मनमानी पूर्ण कार्यों पे सवाल उठा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2018 में 4.28 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें कि 1045 एमओयू बाकायदा साइन किए गए थे उद्योगों को लाने के लिए। मतलब 1045 इकाइयों को आना था, इस प्रदेश में उद्योग लगने थे। मैं पूछना चाहता हूं केसी जैन जी से, इस 1045 एमओयू में कितने उद्योग जमीनी स्तर पे, धरातल पे, उत्तर प्रदेश की धरती पे स्थापित हो चुके हैं या कितने उद्योग लग चुके हैं? आप हमें ये मत बताइएगा कि 2-3 मोबाइल कंपनियों की पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां आई, आप ये भी बताइएगा कि कितनी इंडस्ट्रीज वॉकआउट कर गई यहां से, उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा भुखमरी इंडेक्स की अगर बात करेंगी आप सबसे आगे। अगर आप देखेंगे 37% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के उसमें दायरे में आ चुकी है। आपने इन 37% के लिए क्या आपने इस बार बजट में प्रावधानित किया वो बताइए। पत्रकारों के लिए हमने विशेष पत्रकार आयोग का गठन करने की मांग की थी, जो हमारी लगातार कई वर्षों से पुरानी मांग है इस सरकार के कार्यकाल से। क्या आपने पत्रकार आयोग, इस जैसे 2-3 आयोग की जो हमने मांग की है, पुरोहित आयोग छोड़ के मुझे नहीं लगता आपने किसी आयोग की मांग को स्वीकार किया होगा। पुरोहित आयोग की मांग भी हमारे द्वारा उठाई थी, मुझे याद है केसी जैन जी, एक पुरानी डिबेट में ये मांग आपके मेरे बीच उठी थी। बहरहाल चलिए हम आते हैं आप इनके बयानबाजी के उस पर। अभी इन्होंने बहुत अच्छा आपने किया, एक मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने एक वीडियो दिखाया योगी जी जिसमें पुलिस भर्तियों की बात कर रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले निपटा दिए क्या? सबको ईमानदारी से नियुक्तियां दे दी गई केसी जैन जी? 2486 यूपीएसआई के बच्चे जो 2016 की भर्ती के थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके 4 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी जेब से खुद अपनी नियुक्तियां लेकर के आए हैं, उनको आप पारदर्शी भर्ती की श्रेणी में मानते हैं तो ये आपकी उपलब्धि है भ्रष्टाचार की, मैं मानता हूं। उसके बाद 9,500 मौजूदा यूपीएसआई की भर्ती जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, 100 से अधिक सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े जा चुके हैं। अब भर्तियों के आप सत्यापन कर रहे हैं। एसटीएफ ने 10 लाख से 50 लाख तक के रेट पकड़े हैं। अरबों का घोटाला और यूपीएसआईटी, आप एसआईटी गठित करने की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये आपके भ्रष्टाचार का संरक्षण या काले धन को देना संरक्षण, ये आपकी इस सरकार की उपलब्धि है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इसी क्रम में पीटीआई से आपने 17 जून को एक मांग की थी स्विस बैंक से कि किस तरीके से 2020 में स्विस बैंक में भारतीय निवेश बढ़ा, तो उसका भी उदाहरण सुन लीजिए। 20,700 करोड़ INR देशी मुद्रा, 2.55 अरब स्विस फ्रैंक, जो कि पिछली सरकारों के तुलना के हिसाब से आप देखेंगी
तो मुझे लगता है कि 2 गुना 3 गुना ज्यादा था वो स्विस बैंक में जमा हो चुका। 19 के अंत तक मात्र 6,625 करोड़ था, 89.9 स्विस फ्रैंक केवल मात्र। ठीक तो है। ये भी आपकी उपलब्धि है कि देश का काला धन आपने संरक्षित करते हुए बाकायदा इस तरीके से स्विस बैंक तक पहुंचाया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। अब मुझे आप ये बता दीजिए, गौशाला के जो प्रोजेक्ट आप चलवाते हैं, क्या वो गौशालाओं के प्रोजेक्ट जमीन में पहुंचते हैं नीचे अधिकारियों के माध्यम से? क्योंकि बिठूर कानपुर का एक मामला आया है, ठीक है उसमें विवेक 30 जी, गोवंशों का रिकॉर्ड मेंटेन था और विवेक मौके जी। पे गोवंशों के हड्डी के टुकड़े और गोवंशों के मांस मिले, एक गोवंश नहीं मिला वहां पे। ठीक है। ये हमारी समस्या है कि आपके कागजी जो सुधार है, जो आपकी कागजी बयानबाजी है, वो जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचती और कागजों पे तो वाहवाही करते हैं आप। 114 दागी सांसद, आप दागी विधायक से सदन के हिस्सा थे, एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट कोई पत्रकार या कोई समाजवादी पार्टी तो बनाती नहीं। ठीक है। दागियों को तो आपने सांसद का हिस्सा चलिए बना मैं रखा था बीच में जिम्मेदार रोकूंगी, नेतृत्व के। बीच में रोकूंगी विवेक जी। प्रभात जी, एक बात है, जी। बहुत सारी बातें केसी जैन जी बता रहे थे कि हमने क्या क्या किया, अभी क्या क्या है और कैसा हुआ। अब क्योंकि विपक्ष है और विवेक जी ने बहुत सारी चीजों के और आंकड़े दे दिए कि ये नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ, ये हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जिस तरह से योगी आदित्य ने बहुत अच्छे से कहा कि हाथ जोड़कर बस्ती लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, मुझे वैसे ही कुछ लग रहा है कि एक अच्छा बोल रहा है, दूसरा खामियां निकाल रहा है। तो क्या पिछले बार भी ऐसा ही होता था? ये जो तमाम चीजें कही जा रही हैं 100% तो मुझे नहीं लगता कोई दे पाता है, और यदि ऐसा है तो ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी का रिपीटेशन कैसे हो गया? खैर, हो भी गया है तो मुझे लगता है मुख्य रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं या जनता से जुड़ी हुई फर्स्ट प्रायोरिटी की जो चीजें हैं वो करने की जरूरत है। असल में कहाँ देख रहे हैं हम यूपी को? देखिए राखी जी, कोई भी सत्ता पक्ष जब सरकार में होता है तो राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री बोलते हैं। और ये जो आज चर्चा जो अभी 3 दिन से 4 दिन से विधानसभा में चल रही है, राज्यपाल के अभिभाषण पे ही चल रही है, जिसपे आपने अखिलेश की भाषा का और केशव प्रसाद मौर्य का वाद विवाद आपने देखा। आज मुख्यमंत्री को बोलना था 1 घंटे 40 मिनट वो बोले, मैं सदन में मौजूद था प्रेस गैलरी में। मुख्यमंत्री ने जिस शायराने अंदाज पे बात की, उस शायराने अंदाज का तो जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता था, आजम खां। वो सदन में नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा फेल्योर है कि उनको सदन में वो बगल में नहीं बैठा पाए और योगी जी को शायराना अंदाज में जवाब देते आजम खां। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बातें और कही जो ये दर्शाती हैं कि ये 2024 के चुनाव के पहले इसी तरीके का एक वॉक युद्ध, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो जनता के बीच चलता रहेगा। कई अभी मुद्दे और आगे आएंगे और विकास का जो पूरा खाका योगी जी ने खींचा है कोविड से लेके और सारी चीजें, इसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। मैं थोड़ा पॉलिटिकल एहसास का जिक्र करूंगा। उन्होंने पहला अटैक किया कि जब शिवपाल चुनाव लड़ रहे थे तो इतने टैबलेट शिवपाल यादव ने बांटे। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि शिवपाल को जो है, शिवपाल देखिए बांट रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो है चौका और चौराहे की बात, कि जब चौका की बात चौराहे पे आ जाए, परिवार की बात जब बाहर सार्वजनिक जीवन में आ जाए तो ये किस तरीके से जनता के ऊपर इसका असर डालता है। तीसरा उन्होंने कहा पास साथ तो है लेकिन दूर दूर बैठे हुए हैं। तो ये 3-4 जो अटैक किए, बाद में फिर शिवपाल ने जब जवाब दिया कि नेता सदन के चाचा है ये, वो हमारे तो ये चाचा है, लेकिन अब लगता है कि नेता सदन के भी चाचा हैं। तो इस तरीके के कई तंज जो है आपस में हुए। लेकिन असली मुद्दा क्या है, देखिए राखी जी, समझना होगा, सदन एक लोकतंत्र का एक बहुत ही मर्यादित एक मंदिर है। उस सदन के अंदर मैं तो 96 के वाक्य में भी था, जब माइक चले थे, खूनी संघर्ष हुआ था, उसका भी मैं गवाह था, मुझे चोट लगी थी। लेकिन जो इस बार टैबलेट और नई विधानसभा बनाई गई है, ई विधानसभा जिसे हम कह रहे हैं, देखिए भारत बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, नया भारत, नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, मुख्यमंत्री ने जिक्र किया निश्चित तौर पे। लेकिन लोगों की मानसिकताएं, लोगों की हरकतें नहीं बदल रही है। ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूरदर्शन से लाइव टेलीकास्ट होता है और जब पूरा प्रदेश देख रहा है, 25 करोड़ की जनता, विधानसभा की कार्रवाई होती है बड़े सभ्य और उसमें माहौल में होनी चाहिए। जनता के मुद्दे उठे प्रश्नकाल पे और मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष उसका जवाब दे, तो विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा और सत्ता पक्ष को भी उसका जवाब
उसी अंदाज में देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ प्रवोक किया जाता है, उसके बाद प्रवोक के बाद जो है फिर वो दूसरा अपना प्रहार करता है। और मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो ई टैबलेट लगाए गए हैं जो विधानसभा के विधायकों के सामने, कहीं ऐसा वो 296 वाला ना हो जाए, ऐसा माहौल ना हो जाए कि वो टैबलेट तोड़ तोड़ के फेंके जाए। ये बहुत चिंता का विषय है। हमें भाषा का संयम रखना होगा, हमें मर्यादा स्थापित करनी पड़ेगी सदन के अंदर दोनों पक्ष को। और जिस तरीके से अभी हमारे विवेक जी कह रहे थे कि पुरोहित वाला भी हमारा था, ये काम गिनाने की जो बात है कि ये सब हमारा था, अरे भाई आप 5 साल योगी सरकार हो गए हैं, आप उनका भी तो स्वीकार कीजिए। उन्होंने भी तो काम 5 साल किया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया। 12 से 17 आपने किया, मायावती ने डीपीआर बनाया, आपने उसको काम को किया, आप अधूरा कर पाए, जनता ने उनको मौका दिया पूरा करने का, वो पूरा कर रहे हैं। तो आप स्वस्थ परंपरा कीजिए, स्वस्थ भाषा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जनता आपको देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, वो अपने गुणगान या जो भी कर रही है, आप उसको उसी अंदाज में जवाब दीजिए। अगर भाजपा काम नहीं कर रही है, आप सामने लाइए, जैसा कि विवेक जी ने अभी सारा गिनाया। देखिए विवेक जी कह गए कि पुरोहित वाला भी मामला हम ही ने किया था। अगर आपने किया था पुरोहित वाला, तो विवेक जी आपका एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप ये बयान जो दे रहे हैं उससे एक वोट बैंक आपका प्रभावित हो जाएगा। तो मेरा कहने का यह है कि सदन के अंदर मर्यादित आचरण होना चाहिए, मर्यादा भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से अखिलेश एक बहुत युवा नेता है और उन्होंने उस दिन जिस तरीके से 1 घंटे भाषण दिया, लेकिन 1 सेकंड में 1 मिनट में उन्होंने अपनी पार्टी का वही परसेप्शन क्रिएट कर दिया सदन के अंदर और जनता के सामने, जिस पार्टी समाजवादी पार्टी जानी जाती है। तो इससे बचना होगा दोनों पक्षों को। और सदन अभी 4-5 दिन और चलेगा, 6 दिन बजट पे चर्चा होगी। मेरा ये कहना है कि माहौल अच्छा हो, बात रखें आप विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष है, सत्ता पक्ष को घेरिए, लेकिन एक अच्छे अंदाज में घेरिए, अच्छे माहौल में घेरिए। तो ये मेरा कहना है। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारी बात वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से आप ही के लिए आई है, क्योंकि इसलिए आप ही के पास आई। पहले देखिए आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, अभिभावक स्वरूप हैं। इनकी जो भी सकारात्मक सुझाव है, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं अपने ऊपर नेतृत्व तक जरूर पहुंचाऊंगा। जितना मैं कर सकता हूं इनकी बातों को वहां तक पहुंचाने का कार्य बिल्कुल मैं सकारात्मक सुझाव के रूप में लेते हुए इसे जरूर पहुंचाऊंगा। और मैं तो इनकी सकारात्मक कार्यों की भी सराहना कर रहा हूं ना। मैंने तो एक मांग करी कि जो यूपीएसआई की भर्ती के लिए बच्चे लगातार प्रयासरत हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, वो यूपीएसआईटी गठित की मांग कर रहे हैं। एसआईटी गठित करके निष्पक्षता साबित कर दे। दूसरी, मैं तो वाहवाही करता हूं, मैं तो धन्यवाद देता हूं योगी जी को भी कि ठेके पट्टे और ट्रांसफर पोस्टिंग से विधायकों को दूर रहने के लिए कह दिया। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को यहां तक कह दिया कि आप लोग अपनी दलाली बंद करिए, हम अधिकारियों को सुधार दें। तो ये सब तो इनके सकारात्मक कार्य, जिसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं कि भाई इतना स्वावलंबिता के साथ, इतना आत्मनिर्भरता के साथ स्वयं डायरेक्शन देना, अधिकारियों पे डिपेंडेंसी ना दिखाते हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे कि सरकार की छवि बिगड़ रही थी। कोरोना काल में हमने लगातार डिबेट के माध्यम से कई बार सकारात्मक सुझाव दिए, जिसमें कुछ अपनाए भी गए। उसकी भी हमने बराबर वाहवाही भी की, प्रशंसा भी की। जो कार्य अच्छे होंगे उनकी प्रशंसा बिल्कुल की जाएगी। केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा आप भी जल्दी से। देखिए राखी जी, सदन के अंदर जो चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इससे ज्यादा चर्चा सदन के अंदर हो सकती है, लेकिन सदन का बहुत सा समय तू मैमे में खराब किया गया। और केशव प्रसाद मौर्य जी की और श्री अखिलेश यादव जी की जो तू मैमे हुई और जनता के सामने जो आई, उसकी हर कोई आलोचना कर रहा है। अखिलेश यादव जी के जो बयान रहे, और आप देखिए सदन के अंदर कल जो शिवपाल यादव जी का भी दर्द उभर करके सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारा साथ लिया होता तो विपक्ष सत्ता में होता, और योगी जी की उन्होंने तारीफ भी की। तो समाजवादी पार्टी दरअसल खंड खंड हो रही है, और अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं, शिवपाल जी अलग पार्टी बना चुके हैं, वो दोबारा वापस पार्टी के साथ आए, उनको कोई सम्मान नहीं मिला। कल भी सदन में भी उन्होंने ये बात कही थी। आजम खान साहब अलग नाराज है। तो पार्टी खंड खंड हो रही है। ऐसे में पार्टी को संभालने के लिए अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी एक गर्त में जा चुकी है अपने क्रियाकलापों के द्वारा। और 2012 से लेके 2017 तक इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब जनता के सामने था। 2017 के इलेक्शन में जनता ने अपनी मुहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाई, और लंबे समय के बाद 2022 का जो इलेक्शन हुआ
उसके रिजल्ट ने बता दिया कि सबसे अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद कोई पार्टी रिपीट की है। इसके पहले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से रिपीट की है, इस तरीके से दोबारा सत्ता में स्वयं की पार्टी, स्वयं की सरकार आई हो, ऐसा लंबे समय में से उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। रही बात नौकरियों की भर्ती भी, ठीक है केसी चंद जी, आप लोग चुनाव के दरमियान मैं बीच में रोकूंगी और आप भी कर रहे हैं। बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बात हो रही है सदन में संग्राम की, और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि संग्राम होगा, पक्ष विपक्ष है तो तू में होगी, वाद विवाद होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोशिश ये की जाए कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर सार्थक चर्चा हो, निष्कर्ष निकले, उनको इंप्लीमेंट करना है, कैसे करना है, इन तमाम चीजों पर फोकस करिए। तू में करने के लिए, तंज कसने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन इस वक्त पे जरूरी होता है वाकई में सदन में जो चीजें आती हैं, जो डिस्कस होती हैं, जनता पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।